जय हिंद मित्रों, मैं मनोज आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग एनटीए, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और नेट जिन लोगों को नेट जेआरएफ एग्जाम देना है उनके लिए एग्जाम का फॉर्म आ चुका है, जो कि प्रस्तावित जून में 13 जून से 22 जून के बीच में एग्जाम होगा आपका। और आपका फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वह 10 मई से स्टार्ट होकर 31 मई तक आपका ओपन रहेगा, ठीक है। तो आप लोग एनटीए यूजीसी नेट के वेबसाइट पे जाइए और अपने फॉर्म को फिल करिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। हम लोग का जो टारगेट है ये जून 2023 का टारगेट है। हम लोग का क्या है, जून 2023 का टारगेट है, जिसके अंतर्गत हम लोग नेट की तैयारी पूरे के पूरे सिलेबस को लेके कर रहे हैं, ठीक है। पूरे इसमें हम लोग इस समय जो है यूनिट 10 को हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 10 में डिटेल से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग यूनिट 9 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग यूनिट 9 को डिस्कस किया था। तो यूनिट ये आपके यूनिट का नाम है, जिसमें शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन एवं नेतृत्व है आपका। इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था पिछली क्लास में? पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि होता क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है। अभी एक लोगों ने मेरे उस पर जो है YouTube पर एक लोगों ने मैसेज किया है कि एक स्कूल है, उनका क्वेश्चन ये था कि एक स्कूल है, एक स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को हम एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में देख सकते हैं क्या? और जो है वहाँ के टीचर्स जो हैं, टीचर्स को हम लोग इसमें मैनेजमेंट के रूप में देख सकते हैं क्या? ठीक, तो यहाँ पर बताइए कि प्रिंसिपल को हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत और टीचर्स को हम लोग मैनेजमेंट के अंतर्गत रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? तो उसको बिल्कुल नहीं आप रख सकते। क्यों? क्योंकि जब आप एक स्कूल की बात करेंगे, स्कूल में प्रिंसिपल्स जो है वो एक जो है मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, ना कि स्वयं वो एक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में आपका आएगा। क्योंकि मैनेजमेंट आपका वो एडमिनिस्ट्रेशन आपका दूसरा होता है। मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आप जो है प्रिंसिपल भी आते हैं, टीचर भी आते हैं, तमाम ऐसी चीजें आती हैं आपकी, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से नहीं डिफाइन कर सकते या नहीं उसको हम लोग बता सकते हैं। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है हम लोगों का, ठीक है। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन को किया था, आई होप उनको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले हम लोग करेंगे पोस्ट कॉर्प के बारे में। क्या करेंगे? पोस्ट कॉर्प के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोस्ट कॉर्प, ठीक है ना। पोस्ट कॉर्प होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि पोस्ट कॉर्प के बारे में हम लोग इसकी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है आपका? पोस्ट कॉर्प आता है, लिखेंगे POSD, ठीक है, POSDCORP, पोस्ट कॉर्प होता है। हिंदी में भी इसको पोस्ट कॉर्प भी बोलते हैं आप। ठीक, हिंदी में भी इसको पोस्ट कॉर्प भी बोलते हैं। यह जो है पोस्ट कॉर्प जो है, ये जो है सूत्र जो है जनता के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण होता है, ठीक है। कहते हैं कि पोस्ट कॉर्प फॉर्मूला कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक प्रशासन से संबंधित एक है, पब्लिक प्रशासन के विकास के चरणों में से एक है, ठीक है। तो क्या ये आपका, इसको आप लिखेंगे की पॉइंट आपका है कि डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या लिखेंगे? डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ये आता है। ये जो है विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है जो प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। कहता है कि here we enter into the detail of the concept in 1973 गुलिक एंड
उर्विक पब्लिश्ड पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कहते हैं कि यहाँ जो है हम इस अवधारणा के विवरण में प्रवेश करते हैं और पाते हैं कि 1937 ईस्वी में, कब 1937 ईस्वी में, ठीक 1937 में गुलिक और उर्विक, कौन से, लूथर गुलिक एंड, नाम लिखिए बहुत जरूरी है, गुलिक एंड उर्विक, ठीक, गुलिक और उर्विक, ठीक, गुलिक और उर्विक, इन दोनों का नाम आता है। कहते कि ये जो है लूथर गुलिक और उर्विक ने प्रशासन के विज्ञान पर प्रकाशित पत्र एक लिखा था। कौन सा लिखा था पेपर, पब्लिश पेपर ऑन, और लिखा कि द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या था, द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि ये जो है, ये कह रहे हैं कि लूथर गुलिक ने, ये एक पेपर का नाम था, ठीक, इस पेपर में इन्होंने इसके विषय के बारे में इस पेपर में इन्होंने लिखा था। ये क्या है, पेपर है, ठीक, इस पेपर में लिखा था, किसने लिखा था, लूथर गुलिक ने। आपको कहानी समझनी है कि पोस्ट कार्ड किसने दिया है, एग्जाम में आएगा, तो लूथर गुलिक और उर्विक ने दिया है, ठीक है। लूथर गुलिक और उर्विक ने, ये प्रमाण कहां से मिलता है, तो आप बताएंगे 1937 ईस्वी में लूथर गुलिक और उर्विक ने जो है 1937 ईस्वी में ये एक पत्र लिखा था, द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पोस्टकार्ड है, तो पोस्टकार्ड में आपको पता हो गया होगा कि पोस्टकार्ड क्या है। पोस्टकार्ड जो है ये आपका क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसका निर्माण जो है 1937 ईस्वी में किया गया है। किसके द्वारा, लूथर गुलिक और उर्विक के द्वारा किया गया था। कैसे किया गया था, इसका पता कैसे चलता है, इसका पता चलता है द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक पेपर था, उसमें इन्होंने इसके बारे में बताया था। आपका क्लियर है, इतना पॉइंट बताएं यहाँ पर। हेलो, इतना पॉइंट क्लियर है। हम लोग जानेंगे कि पोस्ट कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। पोस्ट कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट कार्ड में, ठीक है ना। चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब देखिए, इसके पूरे फुल फॉर्म अगर लिखेंगे तब वन बाय वन आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, पी आपका, पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है प्लानिंग। आपका क्या होता है, पी का मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग होता है, प्लानिंग को हम लोग योजना बोलते हैं, ठीक, योजना हम लोग बोलते हैं। फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, फिर इसके बाद आपका आता है ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आयोजन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आयोजन। आयोजन होता है। फिर इसके बाद क्या आता है, आपका एस आता है, ठीक। एस का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग। स्टाफिंग होता है। स्टाफिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाफिंग ही होता है आपका। स्टाफिंग होता है आपका। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डी होता है आपका। डी का क्या होगा आपका, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग होता है। डायरेक्टिंग का क्या होगा आपका, निर्देशन। निर्देशन होता है आपका। फिर इसके बाद क्या होता है, सीओ आ रहा है आपका। सीओ ये छोटा बनता है यहाँ पर पोस्ट कार्ड में, ये ओ छोटा बनता है, तो सीओ का क्या हो जाएगा आपका, कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग होता है। कोऑर्डिनेटिंग में होता है कि सह समन्वय, क्या बोलते हैं इसको, सह समन्वय। ठीक, क्या होता है आपका सह समन्वय होता है। सह समन्वय के बाद फिर इसमें आपका क्या आता है, आपका सह समन्वय के बाद फिर इसके बाद आपका आता है आर आता है। क्या आता है, आर। आर लिखिए। आर का मतलब होता है आपका रिपोर्टिंग। आर का मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का मतलब होता है रिपोर्ट करना ना, रिपोर्टिंग। ठीक, रिपोर्टिंग होता है आपका। फिर बजटिंग, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब बजटिंग। बजटिंग, बजटिंग का मतलब बजट होता है आपका। ठीक, इतना होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि पोस्ट कार्ड जो होता है, अब क्वेश्चन घुमाकर पूछता है पोस्ट कार्ड के बारे में, कौन ने पूछा, ये सब पूछता है कि ये किसके लिए, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट के लिए हम पोस्ट कार्ड को यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है पब्लिक प्रशासन के लिए, जन प्रशासन के लिए हम इसका जो है पोस्ट कार्ड का हम प्रयोग करते हैं अपने क्षेत्रों में। ठीक है ना, पोस्ट कार्ड का, पोस्ट कार्ड का मतलब समझ गया, समझ गए। यहाँ पर बताओ, सबसे पहले हम योजना के बारे में बात करेंगे कि पोस्ट कार्ड में योजना क्या होती है। तो योजना जो होती है किसी भी कार्य को करने के लिए एक अनिवार्य रूप से एक बड़ा, बहुत बड़ा मुख्य रूप होता है, जिसमें हम किसी भी काम को करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा को तैयार करते हैं कि किसी काम को कैसे लागू करना है, कैसे शामिल करना है, उन कार्यों को और बेहतर किस तरीके हम लोग कर सकते हैं, ये होता है। तो योजना पहले बनाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, आयोजन, जिसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। आयोजन में क्या होता है कि विभिन्न जितने भी लोग हैं, आयोजन में जितने छोटे मान लो कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, उस बड़े काम से संबंधित जितने भी छोटे लोग उसमें हैं, छोटे इधर से छोटे श्रेणी में काम करने वाले लोग, तो उनको भी यहाँ पर हम लोग शामिल करते हैं। जब उनको भी हम लोग यहाँ पर शामिल करते हैं तब जाके वो ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि छोटे छोटे उप समूहों को जो है हम लोग औपचारिक रूप से जोड़ देते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें कहता है कि ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स फॉर्मली क्लासिफाइंग, डिफाइनिंग एंड सिंक्रोनाइज, क्या कहता है, एंड डिफाइन, सिंक्रोनाइज, डिफाइनिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग द वेरियस सब प्रोसेसेस ऑफ सब डिवीजन ऑफ द वर्क टू बी डन। मतलब कि आयोजन में विभिन्न समूहों को औपचारिक रूप से वर्गीकृत करके, परिभाषित करके उनको शामिल किया जाता है, जिससे किए जाने वाले कार्य की प्रक्रिया को हम और बड़े स्तर पे कर सकें। अब बात आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होगा, हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर, स्टाफिंग में क्या होता है, स्टाफिंग में लोग जॉब देते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, कौन किस काम के योग्य है ये देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट इतने, बताओ आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं इसमें और क्या होगा। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग में इसमें जो है निर्णय लेने और किसी भी चीज को संरचना बनाने में काम करते, निर्देशों को देने में हम लोग काम करते हैं इसमें। ठीक है ना, काम करते हैं यहाँ पर।
है कि इसमें एक एकल प्रबंधक कितने कर्मचारियों की प्रभावी रूप से देखरेख कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर मेनी एम्प्लॉइज को सिंगल मैनेजर उसको कहते हैं ऑब्जर्व करता है। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल मैनेजर होगा, और कई एम्प्लॉइज मेनी एम्प्लॉइज को सिंगल मैनेजर मेनी एम्प्लॉइज को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल मैनेजर होगा मेनी एम्प्लॉइज को ऑब्जर्व करेगा और क्या करेगा, देखरेख करेगा उनकी। ठीक है, देखरेख करने की बात करें तो यहाँ पे ये कहता है, अब देखरेख भी ये कैसे करेगा, तो ये पोस्टकॉर के अनुसार अगर बात करें, इसमें जो है कर्तव्यों के प्रभावी संगठन के लिए नियंत्रण की अवधि और इसका पर्यवेक्षण आदर्श रूप से प्रति प्रबंधक 3 से 6 कर्मचारी होंगे। मतलब कि यहाँ पर क्या है, 3 से 6 याद रखिएगा, यहाँ पे 3 से 6 एम्प्लॉइज के रूप में काम कर सकते। कहता है अकॉर्डिंग टू पोस्टकॉर द स्पैन ऑफ कंट्रोल फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्यूटी एंड सुपरविजन ऑफ द सेम शुड बी आइडियली 3 to 6 एम्प्लॉइज पर मैनेजर। मतलब एक मैनेजर जो है 3 से 6 कर्मचारियों पर देखरेख करेगा, उसके बारे में जो वो अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है, किस प्रकार का काम करता है, काम में क्या कमी है क्या नहीं, तमाम ऐसी चीजों के बारे में कौन बताएगा आपका, ये जो है स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका बताएगा। क्लियर यहाँ तक पॉइंट है सभी को? ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल बताएगा। सैलरी यहाँ पर क्लियर है, ये पॉइंट बताओ, स्पैन ऑफ कंट्रोल समझ में आया? आई होप आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल समझ में आ रहा होगा। एक मैनेजर 3 से 6 जो है कर्मचारियों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सकता है। ठीक है, पूरी चीजें उस पर है आपका। फिर क्या आता है, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में। आदेश की समानता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, संगठन के सुचारू या सही रूप से संचालन के लिए पोस्टकॉर निर्धारित करता है कि एक होना चाहिए क्या, कर्मचारियों के बीच पदानुक्रमित स्तरों के नीचे की कमान की एकता के मतलब कि फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पोस्टकॉर prescribed that there has to be a unity of command down the hierarchical level amongst the employees। ठीक है, क्या कहना है, हायरार्किकल लेवल्स के बारे में, मतलब पदानुक्रमित स्तर के बारे में बताने की बात कर रहा है। इसमें कहना है कि this means a single employee must receive his command from one and only one manager. Different reporting authorized sometimes may confuse the employee। ठीक है, इसमें कहता है कि इसका कुल मिला के ये मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि एक सिंगल कर्मचारी को केवल एक प्रबंधक से अपने आदेश प्राप्त करने चाहिए। अलग रिपोर्टिंग अधिकारी कभी-कभी कर्मचारियों को भ्रमित कर सकते हैं ना। यहाँ पे कहता है कि वन मैनेजर वन एम्प्लॉइज के बारे में ये बात करा, यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में। अब हम लोग सीपीएम पर डिस्कस करेंगे। सीपीएम क्या होता है, सीपीएम होता है क्रिटिकल पाथ मेथड होता है। कहते हैं कि द क्रिटिकल पाथ मेथड एम्स एट द डिटरमिनेशन ऑफ द टाइम टू कंप्लीट a project, time to complete a project and the importance activities on which a manager shall focus attention। मतलब कहते हैं क्रिटिकल पाथ
इसका उद्देश्य किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए समय का निर्धारण करना होता है ना। लिखेंगे किसी, लिखिए मेरे साथ, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो है समय का निर्धारण करना, समय का निर्धारण करना। ठीक, समय का निर्धारण करना है, ठीक है ना। इसको कहता है कि complete a project and the important activities on which our manager shall focus the attention। इसमें क्या होता है, इसमें जो है महत्वपूर्ण गतिविधियों पर एक प्रबंधक जो है ध्यान केंद्रित करता है। कौन? एक प्रबंधक ध्यान केंद्रित करता है किस पर? ठीक है, क्या कहता है? फोकस अटेंशन, ठीक है ना। मैनेजर क्या करता है? एक प्रबंधक ध्यान करता है, प्रबंधक जो है ध्यान केंद्रित करता है। ठीक, क्या ध्यान के, एक मैनेजर जो है ध्यान केंद्रित करता है, फोकस करता है, किस पर करता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए समय का निर्धारण किस प्रकार करता है, कैसे करता है, इसके बारे में बताता है। इसको कहता है कि द क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट। इसको नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आता है। क्या है आपका? स्टेप बाय स्टेप, लिखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट मैनेजर, स्टेप बाय, यही लाइन तो यही लाइन एग्जाम में आई थी, स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक। स्टेप टेक्निक होता है, ठीक है, टेक्निक होता है आपका। क्लियर? यहाँ पे इस पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा। क्या है ये आपका? इसमें ये क्या होता है? सीपीएम क्या होता है? सीपीएम एक क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, मतलब प्रबंधक इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, किस पर? कि किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए समय का निर्धारण करना होता है। ये क्या होता है? ये स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, ठीक है ना। स्टेप, किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करने की एक प्रक्रिया, चरण दर चरण परियोजना प्रबंधन तकनीक है। क्या है? ठीक है ना, प्रोसेस प्लानिंग दैट इसमें है आपका पूरा। अब इसकी हम बात करें इंग्लिश में, अगर हम इसको बात करें इंग्लिश में कहता है कि द क्रिटिकल पाथ मेथड इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक फॉर प्लानिंग दैट डिफाइंस क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल टास्क with a goal, and the CPM was developed in the 1950 by DuPont। ठीक है, इसको जो है किसने बनाया था? DuPont ने बनाया था। किसने बनाया था? DuPont ने बनाया था आपका। याद रखिए DuPont ने। किसने बताया? DuPont ने बताया। कब बताया? 1950 ईस्वी में इसके बारे में बताया था। इसको पॉइंट को नोट करिएगा, DuPont ने बताया था 1950 ईस्वी में, ठीक है ना। कब बताया था इसको याद रखिएगा, 1950 में ये बताया था आपका, ठीक है ना। इतनी पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि 1950 के दशक में DuPont द्वारा पहली बार जो मिसाइल रक्षा निर्माण परियोजना के में उपयोग किया गया था। तभी इसमें इसका प्रयोग सबसे पहले मिसाइल रक्षा के बारे में बनाने में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। क्लियर है इतना पॉइंट? एक निश्चित समय में कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में कोई काम कितना हो सकता है, इसके बारे में ये बताने की बात कर रहा है।
ठीक है ना। इसका प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? तो इसका प्रयोग सबसे पहले 1950 ईस्वी में ड्यूपॉन्ट ने पहली बार मिसाइल रक्षा निर्माण परियोजना में इसका उपयोग किया था। ठीक है ना। मतलब जैसे आपसे कहा जाए तो आप कह सकते हो, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, ये सीपीएम यह कार्य करता है बताने का पूरा का पूरा। क्लियर है पूरा। मिसाइल परियोजना निर्माण मतलब मिसाइल को बनाने में जो है इन्होंने इसका जो है सीपीएम का प्रयोग किया था। सीपीएम की सहायता से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि यह मिसाइल कितने समय में बनकर तैयार हो जाएगी और इसकी समय वैधता क्या रहेगी। फेज के रूप में प्रयोग करते हैं। फेज 1 और फेज 2 होता है ना। फेज से दृष्टिकोण, फेज 1 एंड फेज 2। ठीक, दो प्रकार के फेज इसमें देखने को मिलते हैं। पहले फेज में इसमें क्या कहता है कि परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक संचालन में क्या समय लगेगा, कितनी भी चीजें लगेंगी, तमाम ऐसी चीजों के बारे में बताता है आपका। जबकि और फेज 2 में क्या कहता है कि समय का अनुमान किस तरीके से बनाए ये करता है, इसमें अनुमान बनाने का काम करता है। जबकि पहले वाले में आपको क्या काम करता है, पहले वाले में आवश्यक चीजों को देखता है। इसमें क्या होता है, आवश्यकता को देखता है और इसमें क्या देखता है आपका, दूसरे में क्या देखता है आपको बताओ, अनुमान। दूसरे में आपका अनुमान देखता है कि कितना कितना इसमें लगेगा आपका समय। क्लियर है पॉइंट यहां पर बताओ। क्लियर है पॉइंट। हाँ। आगे चले हम लोग। अब इसके सीपीएम के स्टेप आते हैं जो एग्जाम में पूछे आते हैं। इनके स्टेप को हम लोग लिखते हैं। इनके स्टेप जो है मुख्य रूप से 4 स्टेप होते हैं। कौन सा लिखेंगे, स्टेप फॉर आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ। स्टेप लिखो बस। पहले स्टेप में आता है स्पेसिफाई द एक्टिवेट्स ड्यूरेशन एंड डिपेंडेंसीज। लिखेंगे स्पेसिफाई, देखिए स्पेसिफाई द एक्टिवेट्स स्पेसिफाई द एक्टिवेट्स ड्यूरेशन, specify the activate duration and dependencies। डिपेंडेंसी क्या बोलेंगे इसमें, हिंदी में क्या बोलेंगे, लिखेंगे सक्रिय, लिखेंगे सक्रिय अवधि, और सक्रिय अवधि और निर्भरता निर्दिष्ट करना। निर्भरता जो है निर्दिष्ट करना। निर्भरता निर्दिष्ट करना। सक्रियता कि सक्रिय है किसी भी काम करने में, वो एक्टिवेट है कि नहीं है। दूसरा अवधि में होता है कि समय कितना लगेगा। निर्भरता का मतलब क्या है, किसी पर डिपेंडेंसीज के बारे में पता चलता है। इन सब चीजों को निर्दिष्ट करने में या बताने में या समझाने में प्रयास करता है पहला। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि ड्रॉ अ
ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम। ठीक, इसको क्या बोलते हैं कि एक नेटवर्क आरेख बनाना। ठीक है, एक नेटवर्क आरेख बनाना, एक नेटवर्क आरेख मतलब खाका तैयार करना, चित्र बनाना, उसके लिए डायग्राम बनाना कि कैसे हमको वो काम करना है। ये तीसरा पॉइंट करता है कि परफॉर्म द फॉरवर्ड पास टू आइडेंटिफाई ऑल अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश टाइम फॉर द नेटवर्क। ठीक है ना, लिखेंगे परफॉर्मेंस या परफॉर्म लिखें। ठीक, देखेंगे परफॉर्म द forward pass to ठीक है, pass to identify all early start and early ठीक है and early finish early finish times for times for the network एक नेटवर्क लिख लीजिए आप अर्ली फिनिश इज इक्वल टू अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन ये भी लिख लो आप, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है ना, ये क्या है आपका, ये फॉर्मूला है आपका। अर्ली और क्या है, ये लिखा है अर्ली फिनिश, ये अर्ली फिनिश लिखा है। फिर ये बराबर का निशान लगाया आपका, बराबर का निशान, ये आपका अर्ली स्टार्ट है आपका, अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन। ठीक, अब लिखिए इसके अंदर परफॉर्मेंस के लिए सभी अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश लिखिए। परफॉर्मेंस के लिए सभी अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश टाइम की पहचान करने के लिए फॉरवर्ड पास का प्रदर्शन करके नेटवर्क में आना। कुल मिला के इस फॉर्मूले को याद करना है। अर्ली फिनिश, अगर जल्दी किसी काम को खत्म करना है तो जल्दी से स्टार्ट करें और समय ड्यूरेशन में कम समय ले। ठीक, किसी भी काम को अगर जल्दी खत्म करना है, सीपीएम में यही कहता है, किसी भी काम को जल्दी खत्म करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सक्रिय अवधि और निर्भरता निर्दिष्ट करना, मतलब स्पेसिफाई एक्टिवेट्स एंड ड्यूरेशन को हमें ध्यान देना। दूसरे में कह रहा है कि एक नेटवर्क का जो है आरेख चित्र बना लेंगे। तीसरे में कहता है कि जल्दी काम खत्म करने के लिए जल्दी काम स्टार्ट करेंगे और समय को हम कम लेंगे हम। ठीक, चौथे में क्या कहता है, चौथे में कहता है कि लेट स्टार्ट लेट फिनिश फिर माइनस लिखिए। चौथा पॉइंट लिखिए यहाँ पर, चौथे पॉइंट में हमें कहता है लेट स्टार्ट लिखिए, लेट स्टार्ट इज इक्वल टू लेट, ठीक है, लेट फिनिश माइनस ड्यूरेशन।
ठीक। क्लियर। इसमें क्या कहता है, मतलब किसी भी चीज को देर से शुरू करना, देर से खत्म करना, और अवधि, अवधि में होता है समय, ठीक है ना। अब इसको चौथे में देखिए, चौथे में क्या कहता है, यदि हम किसी काम को देर से शुरू कर रहे हैं तो देर से खत्म होगा और समय भी उसमें ज्यादा लगेगा। क्लियर है पॉइंट। देर से शुरू करने पर देर से खत्म होना है, खत्म होता है, देर से खत्म होता है, समय ज्यादा लगता है। और पांचवा इसमें देखो क्या है, पांचवा देख लो, पांचवा इसमें क्या कह रहा है, पांचवा इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द स्लैक टाइम। क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द स्लैक टाइम। देखिए कैलकुलेट द, देखिए कैलकुलेट द स्लैक टाइम, स्लैक टाइम, ठीक है। कहता है कि सुस्त समय की गणना करना, सुस्त समय की गणना करना, ठीक है। सुस्त समय की गणना करना होता है। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखिए, इसमें होता है प्लॉट, देखेंगे प्लॉट होता है ना, प्लॉट इज इक्वल टू लेट स्टार्ट, लेट स्टार्ट को एस बोलते हैं, ठीक, माइनस अर्ली स्टार्ट जिसको ई एस बोलते हैं। क्लियर। यहाँ पर ये पॉइंट सही है। 6 नंबर पॉइंट पे देखिए आपसे क्या कहता है, 6 नंबर पॉइंट पे कहता है आइडेंटिफाई द, आइडेंटिफाई द, देखिए आइडेंटिफाई द टास्क ऑन, टास्क ऑन, ठीक है, टास्क ऑन क्रिटिकल, ठीक है, टास्क ऑन क्रिटिकल पाथ विथ जीरो, जीरो प्लॉट, जिसको हम स्लैक बोलते हैं, स्लैक, ठीक है, स्लैक टाइम। क्लियर है पॉइंट। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप अपनी कॉपी पर देख रही होंगी तो उसमें देखिए क्या लिखा है आपके, कि स्पेसिफाई द एक्टिवेट ड्यूरेशन एंड डिपेंडेंसीज की सक्रिय अवधि और निर्भरता है। दूसरा मैंने आपको बताया था ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम होगा, दूसरे हम अपने नेटवर्क का पूरा पूरा आरेख बना लेंगे, चित्र बना लेंगे। तीसरे में क्या बताया था कि जो है प्रदर्शन के लिए अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश टाइम की पहचान करेंगे हम लोग। तीसरे नंबर पे हम लोग अर्ली फिनिश, मतलब हम लोगों ने क्या बताया तीसरे पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट अर्ली फिनिश, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश में क्या बताया हमने, ईएस, अर्ली फिनिश में ईएस बताया था फॉर्मूला, ईएस प्लस डी है आपका, ठीक। फिर चौथे पॉइंट में क्या बताया, चौथे में देखो, चौथे में ये है ना, इसमें क्या बताया हमने, लेट स्टार्ट, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, हाँ लेट फिनिश इक्वल ड्यूरिंग, लेट फिनिश माइनस ड्यूरेशन, डी शॉर्ट में होगा। पांचवें में क्या बताया था हमने, पांचवें में प्लॉट एफ होता है, एफ इज इक्वल टू, क्या बताया था पांचवें में, बताओ। लेट स्टार्ट, प्लॉट इक्वल टू लेट स्टार्ट, लेट स्टार्ट और माइनस अर्ली स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट, ठीक है। प्लॉट में कभी आएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूले से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, आइडेंटिफाई द टास्क ऑन क्रिटिकल पाथ विद जीरो प्लॉट। मतलब कहता है कि इसमें जो है क्रिटिकल पाथ पर टास्क को जीरो प्लॉट के
कीजिएगा और अपने महत्वपूर्ण जो भी आपके पॉइंट हो, जो भी बिंदु हो, उसको जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में